बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो आपको बतानी है। सबसे पहली डेवलपमेंट, इलेक्शन कमीशन का इजलास जो हुआ है, उस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है। इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ इजलास बुलाकर सिर्फ मामले को डिले क्यों कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा है, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, ये आपको बताएंगे। अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है। एक सेनेटर की जानिब से ये दरखास्त जो है वो दी गई है। इसका तमाम मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे और इस दरखास्त में क्या कुछ लिखा हुआ है। दो समातें हुई हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट में, एक सिंध हाई कोर्ट में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। इनकी डिटेल्स क्या है, उनसे क्या फैसला मुतवक्किया है, क्योंकि दोनों में जजमेंट रिजर्व हुई है, वो भी आपको बताएंगे। फिर आर्टिकल जो 63A के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा एक गेम डालने जा रहे हैं, जिसके गेम के वो खुद बेनिफिशरी होंगे। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि 26वीं आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में क्या मुतवक्किर है। बहुत ज़्यादा उस पर वर्किंग हो रही है और वो वर्किंग का जो गेम प्लान है वो क्या है, वो भी इस व्लॉग में एक्सपोज करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त नाज़रीन दायर हुई है। वो दरखास्त बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से है। जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया था, इसको अफसर याब खटक साहब और फरिया साहिबा ने चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दूसरी दरखास्त आई है। इससे पहली दरखास्त भी आई है जिसमें आर्टिकल 184(3) का सहारा लेते हुए दरखास्त दायर की गई थी और कहा था इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। दूसरी जो दरखास्त है ये खटक साहब की जानिब से जो आई है, इसमें ग्राउंड्स क्या लिए गए हैं, इसमें ग्राउंड्स ये लिए गए हैं कि जो तरमीम की गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में, उस तरमीम से एक शख्स को फायदा हो रहा है। मास्टर ऑफ रोस्टर जो है उसका कॉन्सेप्ट दोबारा से जो है वो रिवाइव हो गया है। जो बेंचेस बनाए जा रहे हैं, जो बेंचेस की तश्कील की जा रही है, जो केस मुकर्रर किए जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी के केस मुकर्रर किए जा रहे हैं और चीफ जस्टिस के रोल को इन्हांस कर दिया गया, जबकि फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि दोबारा से एक ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं। लिहाजा इस ऑर्डिनेंस में जो लाया गया है, इसमें तरमीम को जो है वो कल अदम करार दिया जाए, इस तमाम मामले को गैर कानूनी करार दिया जाए और कोई भी केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए जब तक पुरानी जो कमेटी है, जजेस कमेटी, उसके मुताबिक जो है बहाल नहीं हो जाता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। तो नाज़रीन, ये अफसर याब खटक एक ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये जो है तब आवाज़ उठाते हैं जब सिविल सोसाइटी का कोई मामला हो, जब किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, और इस टाइम तो मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इस सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने में, इस इदारे को बेतौकीर करने में और कमज़ोर करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम चीज़ें की जा रही हैं, आइन और कानून को रोंदा जा रहा है। तो ये मामला फिक्स होगा समाअत के लिए या नहीं, तो ये हम बड़ा वाज़ेह तरीके से आपको बता सकते हैं कि इससे कबल भी 184(3) के जरिए दरखास्त आई है, ये दरखास्त भी आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मामला फिक्स उसी शख्स ने करना है जो इस मामले का बेनिफिशरी है, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। क्योंकि जस्टिस मंसूर तो जजेस कमेटी छोड़कर जा चुके हैं, तो इन दोनों की जानिब से ये फिक्स किया जाना है और कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे इसको फिक्स किए जाने के। बड़ी बोल्डली तरीके से गेम खेली जा रही है, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया जा रहा है एक ऐसे काम के लिए जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है, और हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑन द फ्रंट इस तमाम मामले में नजर आ रहे हैं। नाजरीन, आखिर गेम प्लान है क्या 63A के हवाले से, वो भी हम बता देते हैं। 30 तारीख को 63A का केस मुकर्रर है और 63A में होगा ये कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो बेंच बनाया, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी मर्जी का बेंच है, वो फैसला सुनाएगा। और 63A के जो जस्टिस मुनीब का फैसला है कि वोटों की रिकाउंटिंग नहीं होगी, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर किसी ने वोट दिया तो उसकी रिकाउंटिंग नहीं होगी। होगा इसमें यह कि जो भी पार्टी के खिलाफ जाएंगे लोग, उनके वोट्स की रिकाउंटिंग इसमें कर दी जाएगी, ये फैसला दिया जाएगा। उसके फैसले के वेरी नेक्स्ट वीक जो है आईनी तरमीम दोबारा से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में लाई जाएगी और फिर हम ये देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं, जिसमें नाम आ रहा है रियाज फतेहाना साहब का, जिसमें नाम आ रहा है सैफुल्लाह अबड़ो साहब का, जिसमें नाम आ रहा है दीगर PTI के उन लोगों का
जो कि राइट नाउ पार्लियामेंट में हैं और पीटीआई को किसी भी तरीके से वो बैक साबित कर सकते हैं, उनको शामिल कराकर आर्टिकल 63A के जरिए फ्लोर क्रॉसिंग कर कर ये आईनी तरमीम की जा सकती है। मौलाना साहब के 5 वोट थे जिनमें से 3 सेनेटर्स उनको दरकार थे, लेकिन अगर वो 3 सेनेटर्स उनको वहां से नहीं मिलते तो तहरीक इंसाफ से सेनेटर तोड़ने का बंदोबस्त हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामले को रोका गया था, जिसके खिलाफ अदालतों के फैसले मौजूद हैं, जिसको जो सिविल सोसाइटी है वो बैश करती है और कहती है ये एक लानत है, उसका दरवाजा जस्टिस काजी फाइजी साहब खोलने जा रहे हैं। 30 सितंबर को उस केस की समाअत है और फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए ये आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जो हैं जस्टिस काजी फाइजी साहब हमें नजर आएंगे। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में दोनों जो आलिया नीलम साहिबा और जस्टिस मुनीर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में समाअत की है और यह समाअत इब्तदाई समाअत थी। इस समाअत में ये डिस्कस होना है कि आया कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इस मामले पर समाअत कर सकती है, और सवालात भी यही पूछे गए हैं, क्या ये उनका दायरा इख्तियार है लाहौर हाई कोर्ट का कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर कोई मामला आता है तो उस पर अपनी डिसीजन दे, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको कलअदम करार दे। तो इब्तदाई समाअत जो होनी है ये काबिल समाअत है या नहीं, इस पर आलिया नीलम साहिबा की जानिब से यही सवाल किए गए। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कानून वो फैसला कोई सुना नहीं सकती, इस वजह से इस मामले को ना देखा जाए। इस मामले पर फैसला महफूज आज के दिन कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में कल इसकी समाअत हुई थी, जिसमें जस्टिस यूसुफ अली साहब ने इसकी समाअत की थी और जस्टिस यूसुफ अली ने सवालात उठाए थे कि आया सिंध हाई कोर्ट इस तमाम मामले को सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है, और ऑर्डिनेंस को क्या कलअदम करार दिया जा सकता है, जिस पर जो वकील हैं जिनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी उनकी जानिब से कहा गया था कि बिल्कुल कर सकता है। जब पार्लियामेंट के होते हुए आम सेशन आप बुला सकते हैं तो आपने ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया है, ऐसी क्या इमरजेंसी थी। और फिर उस ऑर्डिनेंस के देखते ही देखते जैसे ही जारी हुआ तो कमेटी बन गई, कमेटी बन के अपनी मर्जी का जो है केस लगा दिया गया, उसमें बेंच फिक्सिंग की गई। तो ये तमाम मामला डिस्कस हुए, जिसके बाद इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। ना लाहौर हाई कोर्ट ना ही सिंध हाई कोर्ट इस मामले में कुछ काम आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस लगना नहीं है, लिहाजा ये चैप्टर तो क्लोज हमें नजर आ रहा है। अलबत्ता 63A का चैप्टर जब खुलेगा तो हमें ये बात साफ पता लग जाएगी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोई तरमीम लाकर अपनी मर्जी का जो ये 26वीं आईनी तरमीम है इसको मंजूर किया जा सकता है और जस्टिस काजी फाइजी ईसा को एक्सटेंशन का पैकेज जिसके लिए राइट नाउ ये तमाम चीजें हो रही हैं वो दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन मुताद्दिद केसेस जो हैं आते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो इलेक्शन कमीशन बाउंड होता है उसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, लेकिन एक मखसूस नशिस्तों का केस ऐसा है कि उसमें पहले शॉर्ट ऑर्डर आया, इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं कराया, जो उसका डिटेल्ड ऑर्डर आया उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है, उसकी वजाहत आई उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक तलवार लटक रही है, जस्टिस मंसूर अली शाह की वो तलवार है जिसमें वो ये अपने फैसले में लिखते हैं कि अगर उनके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं किया तो इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। इसको काउंटर करने के लिए एक जो है लेटर वो पार्लियामेंट से निकलवाया गया, स्पीकर की जानिब से वो लेटर था जिसमें वो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दी जाएं क्योंकि तहरीक इंसाफ का कोई वजूद पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। और फिर इलेक्शन कमीशन के पास एक जवाब आ गया कि वो आया कि पार्लियामेंट का माने जो कि सुप्रीम कंसिडर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का माने, अगर नहीं मानता तो तौहीन अदालत होती है। तो इस तलवार दोनों तरफ से जो ये तलवार थी इससे बचने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने किया क्या, उन्होंने ये किया कि रोजाना वो इजलास बुला लेते हैं, खुद अकेले फैसला ये लेना नहीं चाहते, तमाम मेंबरान को साथ शामिल कर लेते हैं और फिर रोजाना के बाद एक दिन के बाद दूसरे दिन इजलास होता है, दूसरे दिन के बाद गौर व फिक्र होता है, तीसरे दिन इजलास होता है, तीसरे दिन समझ उन्हें कुछ नहीं आती, चौथे दिन इजलास होता है। तकरीबन 7 से 8 इजलास हो चुके हैं जिनमें सिर्फ गौर व फिक्र हो रहा है और उनमें से सिर्फ एक शख्स के अलावा अंदर मीटिंग का अहवाल ये है कि जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हो, नहीं तो हम पे तौहीन अदालत लगेगी। दीगर मेंबरान ये कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट का फैसला जो है मानना चाहिए। नाज़रीन, आपको याद होगा इससे कबल जो पंजाब इलेक्शन केस है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात कराने के जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहकाम जारी किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद नहीं किया था।
उस टाइम जो इलेक्शन कमीशन है सॉरी उसने अमल दरामद नहीं किया था। अगर उस टाइम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो जाती और अदारों के पीछे जो है रियासत खड़ी होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। लेकिन हमें मालूम है ये तमाम मामला कहाँ से किया जा रहा है, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन को अब इतनी शय मिल चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जैसे हाईएस्ट फोरम का जो फैसला है वो मानने से इनकारी है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी जहन में रखना चाहिए कि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल थे जिनका दौर खत्म होना था और जस्टिस काजी फैज ईसा का दौर आना था। अब ऐसा नहीं है, जस्टिस काजी फैज ईसा का दौर खत्म हो रहा है और जस्टिस मंसूर के 3 अहम साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज अ चीफ जस्टिस होंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फैसले के जितने सिग्नेटरी हैं उनमें आइंदा आने वाले 4 चीफ जस्टिस शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन के लिए इतना आसान नहीं है कि इस मामले को वो छोड़ दे और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, और कार्रवाई अगर होती है तो उसमें तौहीन अदालत भी लग सकती है और आर्टिकल 6 का भी इतलाक किया जा सकता है, क्योंकि एक आईनी इदारे एपेक्स कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं फॉलो किया जाएगा। इसी वजह से हम देखते हैं मुख्तलिफ समातों में जस्टिस काजी फैज ईसा हमें इलेक्शन कमीशन की वकालत करते नजर आते हैं और कहते हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिल्कुल है वो, लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा का इस पे एम्फेसाइज करना ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार दे रहे हैं, और 2 जजेस जिन्होंने स्पेशली लिखा कि इलेक्शन कमीशन या किसी भी आईनी इदारे पे ये बाउंड नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला गैर आईनी है तो वो उसको माने। तो ये शय दी जा रही है एक तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है हवा में उड़ा दे। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम अपने ही इदारों को तबाह कर रहे हैं, हम अपने ही खुद दुश्मन बन चुके हैं। और ये इदारा जहां से कोई भी ऑर्डर्स आता था उसको माना जाता था, अब इसकी बेतौकीरी का ये आलम है कि यहाँ पे बैठा हुआ इदारे का सरबराह उसके होते हुए इधर के फैसले, अक्सरियती फैसले जो कि फुल कोर्ट बना के दिए गए हों, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और सब खामोश है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हम ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे, सच का सफ़र जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।